नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। जेनोवा स्वदेशी mRNA वैक्सीन के मानव परीक्षण के अनुमोदन के लिए प्रयासरत है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इंडिया सेंट्रिक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस यानी INDSEP मिशन को पुणे की कंपनी जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने mRNA कोरोना टीका विकसित करने के लिए समर्थन किया है। दरअसल इंडिया सेपी को कोलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन की वैश्विक पहल के साथ संरेखित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में महामारी फैलाने में सक्षम रोगों के लिए टीकों और संबंधित दक्षताओं के विकास को सुदृढ़ करना है। ये प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित mRNA टीका होगा। RNA टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए वायरस के स्वयं के जीन के हिस्से का उपयोग करते हैं, जबकि इसके विपरीत पारंपरिक टीकों द्वारा शरीर में वायरस या बैक्टीरिया के दुर्बल रूप को इंजेक्ट किया जाता है। mRNA टीके कोशिकाओं को मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने वाले एक प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। आइए अब mRNA वैक्सीन के लाभ जानते हैं। ये सुरक्षित और गैर संक्रामक है क्योंकि ये रोगाणुओं या निष्क्रिय रोगजनकों से निर्मित नहीं है। इस तरह सुदृढ़ प्रकार की प्रतिरक्षा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उत्पन्न की जा सकती है और इसे पारंपरिक टीकों की तुलना में सामान्य रूप से सहन किया जा सकता है। mRNA टीका अधिक तेजी से उत्पादित किया जा सकता है क्योंकि इन्हें विकसित करने के लिए अंडे या बैक्टीरिया जैसे आधार की आवश्यकता नहीं होती है। यदि राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA की बात की जाए तो RNA DNA के भीतर निहित आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन बनाने में उपयोग किए जाने वाले प्रारूप में बदलता है और बाद में इसे राइबोसोमल प्रोटीन निर्माणी में ले जाता है। अगली खबर WTO से संबंधित है। चावल पर सब्सिडी के 10% की सीमा से अधिक होने पर भारत द्वारा दोबारा पीस क्लॉज का उपयोग किया गया है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में उसके चावल का उत्पादन मूल्य $46.07 बिलियन था, जबकि उसने अनुमति प्राप्त 10% के विपरीत $6.31 बिलियन या 13.7% सब्सिडी प्रदान की थी, यानी ये अनुमति से 3.7% ज्यादा है। भारत ने इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 में भी इस प्रकार से पीस क्लॉज का उपयोग किया था। खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रमों यानी PSHP पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स को समर्थन प्रदान करने से कृषि पर समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धता का उल्लंघन हुआ है। कुछ PSHP को व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है जब वे सरकारों द्वारा निर्धारित कीमतों पर किसानों से खरीदारी में शामिल होते हैं। इन कीमतों को समर्थित या प्रशासित मूल्य के रूप में जाना जाता है। व्यापार विकृत करने वाली घरेलू सब्सिडी यानी एम्बर बॉक्स सब्सिडी को डी मिनिमस सीमा के अधीन माना जाता है। आपको बता दें कि डी मिनिमस घरेलू समर्थन की वो न्यूनतम मात्रा होती है जिसे व्यापार को विकृत करने के बावजूद भी अनुमति प्रदान की जाती है। बाली मंत्री स्तरीय बैठक में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने एक पीस क्लॉज प्रस्तुत किया था। इसमें यह उपबंध किया गया था कि किसी भी देश को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को समर्थन देने से कानूनी रूप से वर्जित नहीं किया जाएगा, भले ही सब्सिडी ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं का उल्लंघन किया हो। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर 2 राष्ट्रीय मिशनों जिसमें कि राष्ट्रीय सतत हिमालय पारितंत्र मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन शामिल है। ये रिपोर्ट इन दोनों मिशनों के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। 8 पूर्वी राज्य जिसमें झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक सुभेद्य हैं। इसके कारणों में शामिल है निर्धनता का स्तर, सिंचाई की कमी, कुछ मामलों में कम वनाच्छादन, स्वास्थ्य क्षेत्र की निम्न अनुकूलन क्षमता आदि। असम, बिहार और झारखंड में 60% से अधिक जिले अति सुभेद्य जिलों की श्रेणी में हैं। आइए अब जानते हैं इस भेद्यता आकलन के क्या लाभ होंगे। ये जलवायु जोखिमों को समझने में सहायता प्रदान करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए किए जाने वाले स्थान विशिष्ट उपायों के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को सुगम बनाता है। इन योगदानों का उद्देश्य विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन विकसित करना है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना निर्माण और निवेश के लिए राज्यों के अधिमान्यकरण के लिए सभी राज्यों के लिए सुभेद्यता की तुलनीय मात्राओं का मापन करता है। इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे जोखिम आकलन के लिए एक साझा फ्रेमवर्क, कार्यप्रणाली और दिशा निर्देश विकसित किए जाने चाहिए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जोखिम
और भेद्यता आकलन तथा अनुकूलन योजना के लिए आंकड़ों के सृजन के लिए एक रणनीति की आवश्यकता है। अगली खबर मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्ययन में ये पाया गया है कि प्रवासी श्रमिकों के साथ बाहरी व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारों पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो प्रवासी श्रमिक निम्न आय पर और भवन निर्माण जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्य करते हैं। साथ ही उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक निम्न स्तरीय पहुँच होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में इस तरह के 84% श्रमिकों के पास उचित आवास नहीं है। महिला प्रवासी श्रमिकों में पोषण की अधिक कमी दिखाई देती है। साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी बेहद कम है। उदाहरण के लिए 68% महिलाओं के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, क्योंकि वे मलिन बस्तियों में रहती हैं। गृह राज्य या मेजबान राज्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव है। उन्हें मेजबान राज्यों में बाहरी व्यक्ति या द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में देखा जाता है। प्रवासी श्रमिकों की सुभेद्यता को कम करने के लिए केंद्र ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। औद्योगिक आवश्यकताओं के आधार पर मांग समुच्चयों के साथ कुशल और प्रमाणित श्रमिकों की पहचान करने के लिए एक मंच बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों और शहरी निर्धनों को वहनीय किराए वाली आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने के लिए किफायती किराए वाले आवासीय परिसर योजना आरंभ की गई है। NHRC मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम के अनुसार मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल हैं एवं भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। अगली खबर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से। किसी भी उपयोग की अवधि के वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस टेस्ट में 2 बार विफल होने पर स्क्रैप किया जा सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रारूप नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार कोई भी वाणिज्यिक वाहन अपनी उपयोग अवधि के अलावा तथा 15 वर्ष की अपनी उपयोग अवधि से पहले भी स्क्रैप किया जा सकता है, यदि वो स्वचालित फिटनेस टेस्ट पास करने में 2 बार विफल रहता है। ऐसे वाहन डेटाबेस से स्वचालित रूप से विपंजीकृत हो जाएंगे। ये नियम अक्टूबर 2020 से लागू किए गए हैं। इन नियमों के अन्य महत्वपूर्ण उपबंध भी हैं, जैसे एक वाहन मालिक स्वचालित परीक्षणों के माध्यम से अपने वाहन के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। स्वचालित परीक्षण स्टेशन केवल परीक्षण सुविधा प्रदान करेगा और वाहनों की मरम्मत या ऑटो पुर्जों के निर्माण या निर्माण से संबंधित कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं करवाएगा। इससे पहले बजट 2021 में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग का प्रस्ताव किया गया था। इसमें निजी वाहनों के लिए 20 वर्ष के बाद, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष के बाद फिटनेस परीक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वे स्क्रैप प्रमाण पत्र सृजित करने वालों के लिए पंजीकरण शुल्क की माफी के साथ साथ नए खरीदे गए वाहनों के लिए सड़क कर में 25% तक की छूट प्रदान करें। आइए अब बताते हैं इस नीति के लाभ। इससे ईंधन दक्ष नए वाहनों के कारण ईंधन की बचत, कम रखरखाव व्यय और पुरानी कार का स्क्रैप मूल्य मिल सकेगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। इतिहास। IT सक्षम एकीकृत हॉटस्पॉट विश्लेषण प्रणाली यानी IT इनेबल्ड इंटीग्रेटेड हॉटस्पॉट एनालिसिस सिस्टम। कोविड-19 के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, निगरानी और कोविड हॉटस्पॉट की पहचान के लिए इतिहास प्रणाली का उपयोग करने का परामर्श दिया है। इतिहास को IIT मद्रास के एक प्रोफेसर द्वारा मैनुअल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बजाय निगरानी और नियंत्रण रणनीतियों के लिए विकसित किया गया था। ये यात्रा के इतिहास का पता लगाता है, पॉजिटिव मामलों की निगरानी करता है और अधिकारियों को नियंत्रण क्षेत्र या हॉटस्पॉट का मानचित्रण करने में सहायता प्रदान करता है। काला सागर। हाल ही में रूस ने पश्चिमी देशों और यूक्रेन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के तहत काला सागर में अपने युद्धपोतों की उपस्थिति को सुदृढ़ किया है। काला सागर दक्षिण पूर्व यूरोप और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच एक अंतर्देशीय समुद्र है। ये भूमध्य सागर और एजियन सागर तथा विभिन्न जलडमरू मध्यों के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। बोस्फोरस जलडमरू मध्य इसे मरमरा सागर से जोड़ता है और डार्डेनिल्स जलडमरू मध्य इसे एजियन सागर से जोड़ता है। उत्तर की ओर ये केर्च स्ट्रेट द्वारा अजोव सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप सभी को ये बताना है कि ब्लैक सी से कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं।
आइए अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर सूखे घास के मैदान और झाड़ियों वाली भूमि में पाया जाता है। ये सिंचित क्षेत्रों से दूर रहता है। ये राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान, गुजरात के नलिया, महाराष्ट्र के वरोरा और कर्नाटक के बेल्लारी में पाया जाता है। वर्तमान में इसे कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे शिकार, पर्यावरण क्षति, गाँव में उच्च वोल्टेज वाले विद्युत तार, तेजी से चलने वाले वाहन और गाँव में खुले घूमने वाले कुत्ते आदि। IUCN की सूची में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य भारत की स्टिकी डिस्क के साथ बांस में रहने वाली पहली चमगादड़ प्रजाति यूडिस्कोपस डेंटिकुलस नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य में दर्ज की गई है। ये अभयारण्य मेघालय के री भोई जिले में अवस्थित है। ये पूर्वोत्तर के सर्वोत्तम संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। ये पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। इसमें से उमरान, उममिंग, उमपुरथी और उमतरु जैसी नदियां एवं धाराएं प्रवाहित होती हैं। आदित्य L1 ये सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन होगा। ये सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर पवनों और सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में अध्ययन करेगा और सूर्य की 2400 घंटे इमेजिंग करेगा। आदित्य 1 का नाम परिवर्तित करके आदित्य L1 यानी लाग्रांजियन या लाग्रेंज पॉइंट 1 कर दिया गया है। आदित्य 1 केवल सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए था। दरअसल लाग्रेंज पॉइंट वो बिंदु होते हैं जहाँ सूर्य और पृथ्वी या किन्हीं अन्य दो पिंडों का गुरुत्वीय बल बराबर होता है। भारत के अलावा कुछ अन्य सौर मिशन भी हैं, जैसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर और नासा का पार्कर सोलर प्रोब आदि। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा अनुमोदित ये दिन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को पहचानने, उनके बारे में जागरूकता सृजित करने और उन्हें पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए समर्पित है। कई देशों में इसे विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया के स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में 38 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। इनमें से 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 स्थल को मिश्रित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केवल चीन, इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस के भारत की तुलना में सूची में अधिक स्थान है। श्री रामानुजाचार्य जी उपराष्ट्रपति ने 18 अप्रैल 2021 को उनकी जयंती तमिल सौर कैलेंडर के आधार पर तय की गई तारीख पर मनाई और इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 1017 ईस्वी में श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ और वे एक महान धर्मशास्त्री और भक्तिपूर्ण हिंदू धर्म के विचारक थे। वे अलवार संतों से गहराई से प्रभावित थे, जो कि 7वीं से 9वीं शताब्दी में विष्णु को समर्पित संत थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु के प्रति गहन समर्पण था। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत या योग्य इकाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के मुताबिक सर्वोच्च ईश्वर के साथ एक होने पर भी आत्मा अलग होती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें और कोरोना के खिलाफ जंग में 1 मई से शुरू होने वाले 18 वर्ष से अधिक वाले सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार को सुरक्षित करें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।